माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 12वीं, अनिवार्य हिंदी। उषा नामक कविता की चर्चा विस्तार से मैं करने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक प्रेरक बात सुनते हैं। अंधेरा खो गया है गांव वालों, अंधेरा खो गया है गांव वालों, सवेरा हो गया है गांव वालों। तुम्हें अब जागना खुद ही पड़ेगा, ये मुर्गा सो गया है गांव वालों। कहीं न कहीं है विद्यार्थियों, आपको अपने लक्ष्य को लेकर खुद ही जगना पड़ेगा। सजग होकर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो कार्य आपको करना है, उस कार्य को आपको तत्परता से करना होगा, तो ही लक्ष्य की प्राप्ति आपको होगी। शुरुआत करते हैं कविता के मूल अंश की। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। रचनाकार ने उषाकालीन वेला, उषाकालीन का मतलब होता है सूर्योदय से पहले सुबह निकलने का जो वातावरण आसमान में नज़र आता है, प्रकृति में नज़र आता है। धीरे धीरे अंधेरा छटने लगता है। सूर्य की उपस्थिति, सूर्य के आने की आहट उज्ज्वलता के रूप में, लालिमा के रूप में आसमान में नज़र आती है। उसी की तरफ रचनाकार ने संकेत करते हुए कहा है कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। रचनाकार ने प्रातःकालीन उषाकालीन वेला में जो नीला आसमान है, उसकी तुलना नीले शंख की तरह की है। मानो वो बताना चाह रहे हैं कि उषाकालीन आसमान पल पल बदल रहा है। प्रतिपल उसके स्वरूप में जो अंतर आता है, उसकी तरफ इशारा करते हुए पहली छवि जो हमारे सामने रचनाकार ने रखी है, वो यह रखी है कि प्रातःकाल का नभ एकदम नीला है, जैसे नीला शंख हो। नीला शंख उपमान है, जिसकी उपमा नीले आसमान को कवि ने दी है। अतः आप कह सकते हो कि यहाँ पर उपमा अलंकार का उपयोग हुआ है। नीला शंख शब्द काम में लेकर रचनाकार उषाकालीन नीले आसमान की पवित्रता, स्वच्छता, निर्मलता की तरफ इशारा करना चाहते हैं। आगे कवि लिखते हैं कि भोर का नभ राख से लिपा चौका अभी गीला पड़ा है। रचनाकार ने कहा कि ये जो भोर यानी सुबह का आसमान है, निस्संदेह वह आसमान ऐसे मटमैले रंग का नज़र आ रहा है। ऐसे चारों ओर के वातावरण में ऐसी आर्द्रता, नमी महसूस हो रही है कि मानो किसी ग्रामीण जगत में गांव की कोई महिला प्रतिदिन की दिनचर्या के अनुसार ही सुबह उठते ही अपने घर के चौके यानी किचन को, रसोई के आंगन को राख से लीप देती है। और लीपना कुछ समय पहले ही हुआ है, तो वो लिपा हुआ आंगन सूखा नहीं है, उसमें नमी, गीलापन विद्यमान है। तो रचनाकार ने कहा है कि पल पल बदलते आसमान की छवि में एक अंतर आया है कि पहले तो आसमान नीला एकदम स्वच्छ नज़र आ रहा था, शंख जैसा नज़र आ रहा था। तुरंत एक ही पल में उसके स्वरूप में अंतर आया है और वह ऐसा लग रहा है जैसे गीला कोई चौका हो, राख से लिपा हुआ कोई गीला चौका है। तो रचनाकार ने ये कहना चाहा यहाँ पर दो बातें हैं कि एक तरफ तो उन्होंने प्रकृति में होने वाले परिवर्तन की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि उषाकालीन वेला में आसमान का स्वरूप पल पल बदल रहा है, और बदलते हुए क्रम में रचनाकार ने बताया कि ये जो भोर का नभ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे राख से लिपा हुआ चौका है। एक और तो प्रकृति चित्रण रचनाकार ने किया है, दूसरी तरफ इस कविता के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज की ग्रामीण गतिशील दिनचर्या पर प्रकाश डाला है। तो भारतीय समाज की गतिशील दिनचर्या का पहला एग्जाम्पल आपके सामने आया है राख से लिपा चौका, इस शब्दावली से। रचनाकार ने संकेत करना चाहा है कि प्रतिदिन गांव की महिलाएं अपने घर के चौके यानी रसोई को राख से, गारे से लीपती रहती है, उसकी पवित्रता के लिए, स्वच्छता के लिए, निर्मलता के लिए। तो गांव में दिन की शुरुआत इस कार्य से होती है, इसकी तरफ इशारा भी रचनाकार ने किया है। अभी गीला पड़ा है, ये जो ब्रैकेट में शब्द दे रखा है, शब्द समूह दे रखा है, तो कोष्टक में इस प्रकार के शब्द समूह का उपयोग करके रचनाकार ने विषय को रोचकता के साथ, प्रभावशीलता के साथ स्पष्ट करने के लिए इस प्रकार के शब्द समूह को कोष्टक में काम में लिया है। तो कुल मिला के इस शब्दावली का अर्थ है कि जैसे आसमान लिपे गए चौके जैसा मटमैला सा लग रहा है, चारों ओर जो नमी विद्यमान है, और आसमान का जो स्वरूप है वो नमी और आसमान का स्वरूप ऐसा लग रहा है मानो कोई
ऐसा आंगन जिसके अंदर कहीं न कहीं एक चौका है, घर है, चौका है, वह चौका राख से लिपा है, लेकिन सूखा नहीं, अभी गीला पड़ा है। आगे बदलते आसमान की तुलना करते हुए राइटर ने लिखा है कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अब रचनाकार ने यहाँ पर पल पल चेंज होते हुए आसमान की छवि को सीधा जोड़ दिया है काली सिल यानी काले सिलबट्टे से। मसाला पीसने का काला पत्थर ग्रामीण अंचल में हर चौके का हिस्सा होता है। तो उसी काले सिलबट्टे की तरफ, मसाला पीसने वाले काले पत्थर की तरफ संकेत करते हुए रचनाकार ने लिखा है कि जैसे ग्रामीण दिनचर्या के रूप में गतिशील महिला चौके में काम करते हुए ताज़ा खाना खाने के क्रम में काले सिलबट्टे पर मसाला पीसने के बाद उस काले सिलबट्टे को लाल केसर से धो देती है, तो काले सिलबट्टे पर लाल केसर का जो प्रभाव एक रंग विशेष के रूप में स्थापित होता है, उसी से रचनाकार ने संकेत किया है कि पल पल बदलते आसमान में अचानक सूर्य उदय होने से पहले जो कालिमा का वातावरण था, उस काले आसमान में सूर्य उदय होने की आहट के रूप में, प्रतीक के रूप में जो लालिमा छाई है, तो काले आसमान में छाने वाली लालिमा से आसमान का जो सौंदर्य निर्मित हुआ है, उत्पन्न हुआ है, वह सौंदर्य इस बात की तरफ संकेत कर रहा है कि जैसे ग्रामीण अंचल में कोई महिला अपने चौके में कार्य करते हुए ताज़ा मसाला काले सिलबट्टे पर पीसने के बाद उस सिलबट्टे को लाल केसर से धो रही है। तो लाल केसर से धोने के कारण काले सिलबट्टे का सौंदर्य जो एक विशेष प्रकार का अप्रतिम रूप ले लेता है, उसी अप्रतिम सौंदर्य की तरफ इशारा करते हुए रचनाकार ने यहाँ पर कहा है, जैसे मैंने आपको कहा कि दो तरह की बातें राइटर कहते रहे हैं। एक तरफ तो प्रकृति यानी आसमान के सौंदर्य का चित्रण करना, दूसरी तरफ ग्रामीण गतिविधियों का चित्रण करना। तो काली सिल और लाल केसर, इन दोनों ही शब्दावलियों से दोनों तरफ की बातें सामने आती है। राइटर बताना चाहते हैं कि आसमान का सौंदर्य जो कालिमा से युक्त था, उस पर सूर्य की लाल किरणें ऐसा प्रभाव स्थापित करती है जैसे गांव की महिला चौके में बैठकर काले सिलबट्टे पर मसाला पीसने के बाद उस सिलबट्टे को केसर से धो देती है। तो केसर से युक्त काले सिलबट्टे की जो छवि लगती है, वैसी सुंदर छवि उषाकालीन आसमान की पल पल बदलते परिवर्तन के साथ, पल पल होने वाले बदलाव के साथ नज़र आती है। तो कुल मिला के राइटर ने उत्प्रेक्षा शैली में इन पंक्तियों में बात कही है और आपके सामने मैंने लिखा है, सूर्योदय होते ही काले आसमान की छवि लालिमा युक्त इस तरह हो गई है जैसे गांव की किसी महिला ने मसाला पीसने के काले पत्थर को केसर से धो दिया गया हो। आगे रचनाकार पल पल बदलते आसमान की तरफ संकेत करने के लिए नया उपमान काम में लेते हुए लिखते हैं कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। रचनाकार ने कहा है कि उस काले आसमान पर उदयमान सूर्य के कारण जो लालिमा बिखरी हुई है, वो ऐसी प्रतीत हो रही है कि मानो गांव में सुबह होते ही हर घर में घर के पढ़ने वाले बच्चे जो अक्सर ज्ञान पाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सुबह अर्ली मॉर्निंग काली स्लेट पर लाल खड़िया चाक से कुछ न कुछ अक्षर आकृतियाँ उकेरने की कोशिश करते हैं। तो उन पढ़ने के लिए प्रयासरत बच्चों के माध्यम से काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक से जो अक्षर आकृतियाँ उकेरने की कोशिश की जाती है, उस कोशिश के कारण काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक से जो कुछ भी अंकन होता है, तो उस काली स्लेट का जो लाल खड़िया चौक के कारण सौंदर्य निखर आता है, ऐसा ही सौंदर्य पल पल बदलते आसमान में उस समय नज़र आता है जब सूर्य उदय होने की स्थिति है। और सूर्य उदय होने की स्थिति में लालिमा आसमान के काले स्वरूप पर अपने प्रभाव को स्थापित करती है, जिसे देखकर रचनाकार को लगता है कि जैसे स्लेट पर किसी बच्चे ने लाल खड़िया चौक से कुछ न कुछ उकेर दिया हो। अब अंत में रचनाकार लिखते हैं यहाँ पर कि जैसे सूर्य उदय होता है, उषा नामक जादूगरनी का प्रभाव समाप्त होने लगता है। तो सूर्य उदय होते ही नीले आसमान में ऐसी रोशनी नज़र आती, ऐसी आभा नज़र आती है कि मानो
कोई नीले जल में, रचनाकार उसकी तरफ संकेत करते हुए क्या लिखते हैं कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। रचनाकार ने यहाँ पर अंत में लिखा है कि जैसे जैसे सूर्य उदय होने की स्थिति निकट आती है, उषा नामक जादूगरनी का प्रभाव समाप्त होता है और सूर्य उदय के समय आसमान में गहरा नीला रंग छा जाता है। सूर्य की सफ़ेद चमक, आभा, रोशनी ऐसी दिखाई देने लगती है, ऐसा लगता है कि मानो नीले जल में किसी गौरी सुंदरी की देह यानी शरीर हिल रही हो। तात्पर्य यह है कि रचनाकार कहना चाह रहे हैं कि सूर्योदय के समय सूर्य का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे नीले स्वच्छ जल में किसी गोरी युवती का प्रतिबिंब झिलमिला रहा हो। तो कुल मिलाकर रचनाकार ने यह संकेत करने की कोशिश की अंत में कि जैसे ही सूर्य उदय होता है तो नीले आसमान की जो आबाद छवि नज़र आती है, वो छवि इस प्रकार नज़र आती है कि जैसे नीले स्वच्छ जल में किसी गोरी युवती का प्रतिबिंब झिलमिलाता हुआ नज़र आता है। और इस तरह धीरे धीरे सूर्य उदय होते ही पल पल परिवर्तित होते हुए आसमान के रूप में स्थिरता आ जाती है। उसी स्थिरता के आने का इशारा करने के लिए रचनाकार ने लिख दिया, और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्य उदय हो रहा है। तो सूर्य उदय होते ही उषा नामक जादूगरनी का जादू समाप्त होता है। कहने का तात्पर्य है आसमान का स्वरूप एक निश्चित नीलेपन को ग्रहण कर लेता है, उसमें पल पल किसी तरह का बदलाव नहीं होता है, क्योंकि सूर्य की किरणों के कारण आसमान ने एक रूपता को प्राप्त कर लिया है। अब प्रश्न निर्मित होते हैं। रचना तो शमशेर बहादुर सिंह जी की है। पहला प्रश्न, कवि ने प्रातःकालीन नीले आसमान की तुलना किससे की है? नीले संग से की है, पवित्रता स्वच्छता बताने के लिए। फिर अगर सवाल आता है कविता में किस तरह की गतिशीलता का उल्लेख है, या फिर सवाल आ जाए कि इस कविता में ग्रामीण जीवन की गतिशीलता का उदाहरण कवि ने पेश किया, उसको स्पष्ट करो, तो इसका भी उत्तर यही है कि आप पढ़ पा रहे हैं कवि ने इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की गतिशीलता का उल्लेख किया और बताया है कि गांव की सुबह बहुत गतिशीलता लिए व मनमोहक होती है। महिलाएं हर सुबह राख, गारे आदि से चौकी की लिपाई करती हैं। खाना बनाने के क्रम में काले सिल पर केसर घोलती है, या अपन कह सकते हैं कि केसर क्या करती है, केसर से काली सिल को क्या कर देती है, धो देती है। अब काली सिल को धोने के कारण यहाँ पर आप परिवर्तन करें, काली सिल को मसाला केसर से धो देती है। ये रचनाकार ने बताने की कोशिश की है कि खाना बनाने के क्रम में काली सिल को निस्संदेह वो महिला क्या करती है, खाना बनाने वाली काली सिल को केसर से धो देती है। बच्चे काली स्लेट पर लाल खड़िया चाक से कुछ न कुछ अक्षर उकेरते हैं, अर्थात पढ़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो इन तीन गतिशील व्यवहारों से, ग्रामीण दिनचर्या के हिस्सों से रचनाकार ने गांव की गतिशील दिनचर्या का, हलचल का यहाँ पर चित्रण किया है। अब प्रश्न आता है काली सिल और काली प्लेट किसका प्रतीक है या क्या कहना चाह रहे हैं? तो आप कहोगे रात्रि के निराशा के प्रतीक के रूप में जो अंधेरा छाता है उसका प्रतीक है। लाल केसर लाल खड़िया चाक क्या अर्थ दे रहा है? तो उत्तर है उषाकालीन लालिमा का, यानी अंधेरे की निराशा के दूर होने पर उषा काल में जो उजास आशा का प्रकाश नजर आता है, उसी को रचनाकार ने उषाकालीन लालिमा शब्दावली से हमारे सामने रखने की कोशिश की है। फिर सवाल आता है किसका जादू टूटता है और क्यों? तो उत्तर लिखोगे उषा नामक जादूगरनी का जादू टूटता है क्योंकि सूर्य उदय होने को होता है। सूर्य उदय होता है, सूर्य की किरणों से पल पल बदलते आसमान की सुंदर छवि का जादू जैसा प्रभाव समाप्त हो जाता है और आसमान के रूप में एक समानता दिखाई देने लगती है। अगला प्रश्न है किन उपमानों से कविता में गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र हुआ है? तो राख से लिपा चौका, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। आप इन सारे एग्जाम्पल्स को उस प्रश्न में भी काम में ले सकते हैं जब ये पूछा जाता है कि सिद्ध करो
इस कविता में कवि ने नए नए उपमानों का यूज किया है। ये सारे नए उपमान हैं। एक बिंब योजना इमेजरी एक विशेष प्रश्न यहाँ पर बनता है। काव्यों में शब्दों के माध्यम से मन में जीवंत चित्र यानी इमेज बनाने की कला बिंब कहलाती है और ये कला पाठकों की इंद्रियों को सक्रिय कर विषय बोध कराने में सहायक होती है। इस विधान को बिंब योजना कहते हैं। इस कविता में दृश्य बिंब यानी कविता की एक एक लाइन आंखों के देखे हुए अनुभव से आपको कंपैरिजन करने में सहायक होती है। तो आंखों का अनुभव, भोगा हुआ अनुभव, देखा हुआ अनुभव कवि की पंक्तियों को समझाने में मदद करता है। इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर दृश्य बिंब है। कविता की पंक्तियों को पढ़ते ही आंखों के सामने एक दृश्य, एक चित्र निर्मित होता है, इसलिए हम कहेंगे ये दृश्य बिंब है। दृश्य बिंब कैसे निर्मित हुआ है तो इसका एग्जाम्पल है, कविता को पढ़ते ही आंखों के सामने चित्र उभर कर आ जाता है। अर्थात कविता पढ़ते ही आंखों के अनुभव से कविता का विषय समझ में आए, वहाँ दृश्य बिंब होता है। जैसे लाख से लिपा हुआ चौका हो, बहुत काले सिल जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, ये सब आंखों के अनुभव से समझ में आते हैं। जैसे सामने कोई चित्र बनता जा रहा हो, जैसे सामने कोई दृश्य निर्मित होता जा रहा हो। अगला प्रश्न, ऊषा किसका प्रतीक है? तो आप कहोगे ऊषा प्रेरक तत्व का प्रतीक है, जो उत्साह बढ़ाता है, जो मनुष्य को निराशा के अंधेरे से निकालकर आशा के उल्लासित वातावरण में ले जाने का प्रतीक है, जो स्वप्नजीवी बनाकर मनुष्य को कर्म पथ पर ले जाता है, अंधेरे यानी निराशा से निकालने वाली आशा का प्रतीक है। कविता का भाषा सौंदर्य पूछे तो मुख्य भाषा खड़ी बोली हिंदी है। बिंब योजना प्रधान भाषा, बिंब प्रधान भाषा यानी दृश्य बिंब का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ पर रचनाकार ने यूज किया है। लक्षणा शब्द शक्ति से युक्त भाषा है। माधुर्य काव्य गुण यहाँ पर भाषा में नजर आता है। मुक्तक छंद में कवि ने अपनी बात कही है और प्रयोगवाद के अनुसार नए उपमानों का यूज कवि ने किया है। जैसे नीला शंख, राख से लिपा चौका आदि। कहीं पर मल देना यानी लगा देना, मुहावरे जैसी सांकेतिक भाषा का भी कवि ने उपयोग किया है। अब आप इस वीडियो को पॉज करते हुए इस कविता के सार को पढ़ें, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये कविता सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। कविता में कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कवि ने भोर की आसमानी गति को धरती की हलचल भरे जीवन से जोड़ने की कोशिश की है। वह सूर्योदय के साथ एक ऐसे जीवंत यानी सजीव परिवेश की कल्पना करता है जिसका संबंध गांव की सुबह से है। कवि बताता है कि गांव में काली सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है, स्लेट की कालिमा है, स्लेट जिस पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ है। कवि ने गांव के जीवन की ऐसी शुरुआत का इशारा किया है जहां रंग है, गति यानी विकास है और भविष्य को लेकर एक उजास यानी आशा का भाव है। तो और हर कालिमा को चीर कर आने का एहसास कौन कराती है? उषा कराती है। इस प्रकार कवि ने अपने इस कविता के माध्यम से ये सारी विषय वस्तु आपके सामने रखी है। धन्यवाद।